हेलो गाइस। तो आज हम लोग 11th क्लास का मैथमेटिक्स में स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर सेट थ्योरी। करने को हम लोग बहुत सारे चैप्टर स्टार्ट कर सकते थे, कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते थे, बट जो गवर्नमेंट का भी कुछ रूल्स आने वाला है कि चैप्टर्स में कुछ आपके क्या होंगे, चेंजेस हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जो कि आपके कोर्स से नहीं हटाए जाएंगे मैथ में, ठीक है। तो ऐसे कुछ चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जो आपके कोर्स से नहीं हटाए जाएंगे। तो उसी में से एक चैप्टर है सेट थ्योरी। एक्चुअल में देखो, इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है और कह सकते हो आप कि थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, बट बोर नहीं हुआ जाएगा, हम लोग काफी अच्छे ढंग से पढ़ा जाएगा ताकि इसमें बोरियत ना महसूस हो। क्योंकि अगर सेट थ्योरी आपकी प्रिपेयर है तभी आपका रिलेशन चैप्टर क्लियर होगा, और अगर 11th में आपका रिलेशन चैप्टर क्लियर है तो 12th में आपका क्या क्लियर होगा, फंक्शन चैप्टर क्लियर होगा। यानी कह सकते हैं कि एक चैप्टर से 3 से 4 चैप्टर इंटरकनेक्टेड हैं, और अगर एक चैप्टर नहीं क्लियर हो पाया तो आपके 2 से 3 चैप्टर जो होंगे वो क्लियर नहीं होंगे, और 2 से 3 चैप्टर जब क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे दिक्कत होगी, ठीक। तो सेट थ्योरी के बारे में बात करते हैं। हाँ, वीडियो से पहले कुछ बातें बता दूं, अगर मैं आज फेस कट्टा वगैरह भी है तो आप फेस पे बहुत ज्यादा मत जाइएगा। आपको जो लिखा हुआ है वो चीजें अच्छे समझ में आनी चाहिए, आपको बोर्ड देखना चाहिए, आपको आवाज सही आनी चाहिए। अगर इन तीनों में कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या ऐप पे जाके आप वहां कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपके लिए सारे वीडियोस डेली प्रोवाइड किए जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के लिए, ठीक। हफ्ते में हम लोग सोचा है कि कम से कम 5 डेज दिया जाएगा, तो 4 से 5 दिन की कोशिश रहेगी कि आपको पूरा वीडियोस अवेलेबल किया जाए। और आपके लिए बेसिकली लाइव क्लासेस भी है, तो लाइव क्लासेस में जाके जो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, जो डाउट्स होंगे वो लाइव क्लासेस पे जाके हम लोग डाउट्स भी क्लियर करेंगे। वैसे कोई डाउट्स होने की संभावना बहुत कम है, फिर भी अगर होती है तो आप वहां पे लाइव आके सर बोल दिएगा, सर मुझे लाइव आके डाउट क्लियर कर दीजिए, ठीक। तो हम लोग अब आते हैं बेसिकली हमारे किस पे, सेट थ्योरी पोर्शन पे। किस पे आते हैं, सेट थ्योरी। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर का जो ज्ञान होता है वो उसकी क्या होती है, डेफिनेशन होती है, ठीक। तो डेफिनेशन पे आते हैं सेट थ्योरी के कि व्हाट इज सेट, व्हाट इज सेट। तो व्हाट इज सेट, सेट जानने से पहले, डेफिनेशन जानने से पहले बस इतना याद रखिएगा कि इसको नोटेशन होता है। क्या आता है, नोटेशन। मतलब किसी भी चीज को लिखने के लिए नोटेशन होता है। जैसे अगर भाई हम लोग बात करते थे ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए नोटेशन में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, क्वालिटिक की, तो वहां भी नोटेशन होता था। मतलब किसी किसी चीज को दिखाने का तरीका, किसी चीज को शो करने का तरीका। तो यहाँ पे नोटेशन, नोटेशन जो सेट थ्योरी में किसी भी चीज को जब हम लोग लिखते हैं तो उसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। किस ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट। तो जब हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज लिखते हैं तो वो कहलाता है क्या, नोटेशन ऑफ सेट थ्योरी। मतलब किसी भी चीज को मान लिया हमको लिखना हो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मैं क्या लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा, लिखूंगा 1 2 3 4 इस तरह एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, आपका नोटेशन हो गया, किसका, सेट का। अब सेट के नोटेशन के बारे में समझ में आ गया कि कोई भी चीज लिखेंगे तो इसी 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, बाकी इधर उधर नहीं लिखना है, अपने दिमाग आपको नहीं चलाना है। तो सेट थ्योरी के बारे में बात हो गई कि इसका नोटेशन क्या होता है। तो इसके डेफिनेशन पे आते हैं। क्या आते हैं, इसके डेफिनेशन पे आते हैं। जब सेट थ्योरी की डेफिनेशन पे आते हैं तो सेट थ्योरी का डेफिनेशन होता है, क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या, सेट। मैं लिख देता हूं, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, उसको क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। यहां पे सबसे बड़ी बात है कि सर वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ। अक्सर वाइवा वगैरह में पूछा जाता है, वाइवा जब होते हैं क्लास 12 में आप रहेंगे तो आपसे एग्जामिनर वाइवा में पूछेगा, आपने एक डेफिनेशन बोल दिया सर अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, लेकिन वहां पूछा जाएगा वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होना चाहिए, पूरी तरह से उसको डिफाइंड होना चाहिए, किसी एक तरह की चीजें ही उसमें शामिल होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि सेट ऑफ इंटीजर्स, मैं बोल रहा हूं एज एग्जांपल आपको समझाता हूं, सेट ऑफ इंटीजर्स। जब सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे तो इंटीजर्स में क्या आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं, अगर मुझे इसको सेट नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिखूंगा,
ऐसे वैसे ब्रैकेट बनाऊंगा और इसमें क्या करना है हम लोग को, सेट ऑफ इंटीजर्स लिखना है। तो इंटीजर में क्या आता है, नेगेटिव वैल्यूज भी आती है, पॉजिटिव वैल्यूज भी आती है और जीरो भी इंक्लूड होता है, लेकिन वो क्या चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। यानी क्या हो गया, जीरो हो गया, प्लस माइनस दोनों आ सकता है, प्लस माइनस 2 दोनों आ सकता है, प्लस माइनस 3 दोनों आ सकता है, एंड सो ऑन। क्योंकि ये तो फिक्स है नहीं कितने इंटीजर हो गए, इनफाइनाइट है, तो हमारे पास हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स का मतलब कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, मतलब आगे भी इसको हम बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गया। अब बात करते हैं कि यही वेल डिफाइंड की बात करते हैं। अगर मैं बोल दिया कि सेट ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट, सेट ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट, ठीक। तो अगर इस 11th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का क्या बनाना है, सेट बनाना है, तो 11th क्लास में जितने भी बच्चे होंगे, चाहे फिर आपके इंडिया में हो, चाहे गोरखपुर में हो, चाहे यूपी में हो, तो सारे बच्चे जितने भी 11th क्लास में होंगे उनका एक सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। लेकिन इसको तो सेट कह दिया गया, इसको तो सेट कह दिया गया, बट ध्यान रखिएगा, बट अगर मैं बोलता हूं सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या बोलता हूं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, क्या ये सेट है, क्या आप बता सकते हैं ये सेट है? ये तो हो गया सेट ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट इज कॉल्ड सेट, बट क्या सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th सेट कहलाएगा? नहीं, ये सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है, सोचिए क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि इंटेलिजेंट होने का पैमाना आपके पास कोई नहीं है। इंटेलिजेंट होने का पैमाना आपके पास कोई नहीं है। कोई बच्चा खेल में अच्छा हो सकता है, वो इंटेलिजेंट होगा, कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, वो इंटेलिजेंट होगा, कोई बच्चा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, कोई बच्चा टिकटॉक बनाने में स्पेशलिस्ट होगा, ठीक, जैसे आजकल आप लोग करते हैं। तो यानी कि इंटेलिजेंट होने का कोई पैमाना तो है नहीं, कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं कि कोई इंटेलिजेंस है तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है पूरे कंट्री में कि जो पढ़ने में तेज होगा उसको इंटेलिजेंट माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने रीजन में आप क्या हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इसको सेट में शामिल नहीं किया जाएगा। दिमाग में ये बात बैठ गई? हाँ, तो सेट क्लियर है। सेट नोटेशन के बारे में पता चल गया, नोटेशन कैसे होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। दूसरी चीज की डेफिनेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। वेल डिफाइंड क्या, कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, क्या, सेट ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट और सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। तो क्लास 11 में जितने बच्चे हैं वो 11 में ही रहेंगे, ठीक, तो वो क्या होगा, आपका सेट कहलाएगा। लेकिन अगर इंटेलिजेंट के स्टूडेंट की बात करेगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई शक? तो आगे हम लोग इसको देखते हैं, इसके बारे में। यहां तक हो गया, इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं कि क्या इसमें हम लोग दिक्कत है, क्या इसमें और टॉपिक आते हैं, उन चीजों को देखा जाए। हाँ, तो देख लिए हम लोग कि इसका नोटेशन क्या होता है। नोटेशन के बाद ये देख लिए कि सेट के अंदर क्या आ सकता है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड का मतलब आप लोग समझ गए। वेल डिफाइंड का मतलब थोड़ा और जान लीजिए कि अगर बोला जाए अ सेट ऑफ रिवर्स, अ सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, तो अगर मैं सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया की बात करता हूं तो मैं मान लीजिए कोई अच्छे नाम लेता हूं जो आपको याद होते हैं। बाकी बहुत सारे रिवर, इनका नाम नहीं लूंगा अभी तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक होता है तिस्ता नदी, तो शायद आपको नहीं याद होगा। तो मैं मान लेता हूं सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, गंगा ले लेता हूं, ठीक है, यमुना ले लेता हूं, और मैं एक और नाम ले लेता हूं, ठीक है, कौन सी, नाइल नदी। कौन सी नदी, नाइल रिवर, ठीक है, नाइल रिवर को लेता हूं। तो नाइल रिवर को अगर लेता हूं तो क्या ये वेल डिफाइंड है, हाँ या ना, बोलिए। अगर मैं नाइल रिवर को लेता हूं तो क्या ये वेल डिफाइंड है, नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया। और मैंने गंगा बोला, यमुना बोला, यहां तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही मैंने क्या बोला, क्या, नाइल रिवर, तो वहां पे क्या हो गया, कहानी में क्या हो गया, ट्विस्ट आ गया। और कहानी में ट्विस्ट क्या आया कि ये नाइल रिवर कहाँ की है, बताइए, मिस्र की है। कहाँ की है, मिस्र की है। तो वो सेट में नहीं आया, क्योंकि वेल डिफाइंड में केवल इंडिया की रिवर होगी। अगर मैं सेट ऑफ रिवर्स ऑफ वर्ल्ड बोलता तब ये वेल डिफाइंड होता, अदरवाइज ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या। नोटेशन तो ये दिखा दिया ना कि हमेशा उसको लिखना कैसे, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं तो वो तरीके क्या होते हैं। टोटल 2 तरीके होते हैं जिससे हम लोग किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो बचपन में एक तरीका आप जानते थे, एक तरीका आज जान लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करते हैं, ठीक है। दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का। कितने तरीके से होता है? दो तरीके से होता है। पहला रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं, पहला जो होता है वो होता है रोस्टर। क्या होता है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होता है और दूसरा क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म होता है। याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है? नोटेशन अलग चीज हो गई, इसको दिखाने का तरीका हो गया, और रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एक तरीका हो गया, और दूसरा तरीका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ही आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। इसके बाद के चैप्टर हैं वो थोड़े टफ होंगे, लेकिन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस ये है कि जो पढ़ाया जाए उसको आप डेली वाइज पढ़िए, ताकि हम लोग भी फास्ट चल सकें। अगर आप फास्ट रहेंगे तभी हम लोग फास्ट रह सकते हैं। अगर आप स्लो होंगे तो हमारे भी प्रोसेस में स्लो होना पड़ेगा हमको, क्योंकि आपके पास देखिए एग्जाम तो उसी टाइम पे होने हैं, मार्च अप्रैल में एग्जाम होने हैं तो होंगे, ठीक। लॉकडाउन कब तक रहेगा? मान लेते हैं सितंबर तक रहेगा, अक्टूबर तक रहेगा, तो लॉकडाउन बढ़ता रहे, हमको तो अपनी पढ़ाई करनी है ना, क्यों? दुनिया तो रुकने वाली नहीं है, वो तो बढ़ती रहेगी। तो इसमें ही आपको मेहनत करना है। अगर आप इसमें मेहनत करते रह गए तो देखिए आपके लिए कंपटीशन के लिए भी कितनी अच्छी टाइमिंग है कि आपको मैं सबसे पहले एनसीईआरटी के थ्रू सारी चीजें बताऊंगा, ठीक। उसके बाद उसी पे आरडी शर्मा और फिर उसी चैप्टर के लिए और कॉम्पिटिटिव जो आपके लिए एक्स्ट्रा बुक्स होंगी उसको भी प्रीफर करूंगा और उससे भी पढ़ाऊंगा। हर तरह के क्वेश्चन लगवाऊंगा आपको, तो इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। बस बेसिक क्लियर करिए। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि 10th के बाद सीधे आप 11th में आए, ठीक। अब 10th का जो कोर्स पोर्शन होता था वो बहुत ज्यादा क्या होता था, आसान से आराम से लग सकता था। मैथ्स भी आप याद करके जाते तो एग्जाम में रट के आके लिख देते, लेकिन 11th में आने के बाद पूरी कहानी चेंज हो जाती है। 11th में आपको क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट या केमिस्ट्री जो भी है, आपको तीनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं। चारों सब्जेक्ट जो मैथ्स वाले हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, और बायोलॉजी वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया। तो सारी चीज कॉन्सेप्चुअल हो जाएगी। जब कॉन्सेप्चुअल होगी तो आपको याद करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इतनी मोटी बुक पढ़ते थे, अब इतनी मोटी बुक पढ़नी है। तो कॉन्सेप्ट पे अकॉर्डिंग चलना है। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है कि जैसे मैं मान लीजिए लिख दिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मैंने लिख दिया, इसको मान लेते हैं, इसको किसी चीज से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए से, तो लिख दूंगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलता जाएगा, इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक। अगर मैंने मान लीजिए कुछ लिख दिया, बी बराबर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं, बी बराबर मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी चीज को एलिमेंट, केवल क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट रहेंगे, एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, एक हिंट दे रहा हूं यहाँ पे, एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे कॉमा लगा के, तो उसको क्या बोलेंगे? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। उसको क्या बोलेंगे? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। क्या बोलेंगे? जब भी हम लोग किसी सेट को कॉमा लगा के और नंबर के फॉर्म में या एलिमेंट के फॉर्म में, ये सारे क्या एलिमेंट हैं, ठीक है, एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। क्या बोलेंगे? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक। यानी यहाँ पे एलिमेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म हो गया। लेकिन जब सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे तो मैं इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में लिख देता हूं। लिख सकते हैं? देखिए, बस पहली बार दिक्कत होगी। इसी चीज को अगर मैं सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखता हूं, इस चीज को सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखता हूं, तो देखिए ये ब्रैकेट तो लगेगा ही लगेगा, याद रखिएगा। कौन सा? कर्ली ब्रैकेट। देखेंगे आप, लिखने का तरीका होगा x इज सच दैट x। इसको क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? x इज सच दैट x। फिर से बोलिए, क्या पढ़ते हैं? x इज सच दैट x, मतलब इसको पढ़ेंगे x इज सच दैट x, ठीक है। हम लोग को क्या बताना है? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये जो नंबर है वो आपको दिख कैसे रहे? नेचुरल नंबर के फॉर्म में दिख रहे हैं, ठीक है। तो x इज सच दैट x, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन x बिलोंग तो कर रहा है नेचुरल नंबर में, लेकिन क्या सारे नेचुरल नंबर इसमें आ रहे हैं? देखिए, ये आपके सामने एक नया साइन आया है, ये
इसको ऐसे बनाइए और ऐसे बनाइए, इसको ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। आप हायर क्लास में आ गए हैं, अब आपको सारी चीजें बाय सिंबल यूज करनी है। जैसे मैथ्स में भी लैंग्वेज जैसे लिखा है बिलोंग्स टू, तो आपको बिलोंग्स टू बोलना है, लेकिन लिखना क्या है? ये वाला सिंबल ऐसे बनाइए और पेट फाड़ दीजिए इसका। ठीक, कहानी खत्म। तो जब भी सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए क्योंकि नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, एंड क्या लिखेंगे? एंड जो नेचुरल नंबर है, जो x की वैल्यू है वो फिक्स है ना, सारे नेचुरल नंबर तो आ नहीं रहे हैं, वो फिक्स है। तो कितने नेचुरल नंबर? तो हम लिखेंगे x इज लेस देन कितना? x इज लेस देन क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। मतलब x किस तरह से? x इज सच दैट x लिखें, x इस तरह से कि x कहां में बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में, और नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और क्या है? x की वैल्यू किससे कम है? 10 से कम है। तो देखिए हम लोग क्या किए, इस वाले को सेट बिल्डर रोस्टर वाले को हम लोग वो किसमें चेंज कर लिए? हम लोग किसमें? सेट बिल्डर में। यानी x की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी और वो 10 से कम होगी, तो हम लोग क्या उसको यही चीज फिर से नहीं लिख सकते हैं? b बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत या तो कोई शक है? नहीं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए याद रखिएगा दो तरीके होते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? एलिमेंट वाइज लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं? हम लोग एज ए लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां तक हम लोग क्लियर हो गया कि हम लोग को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होता है, एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, कॉमा लगा के। और हमारा सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं। बस याद रखिएगा x इज सच दैट x इस तरह से है कि इसको देखा गया x कहां बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है? 10 से कम है, क्योंकि 9 तक है ये। देखिए एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको यहीं पे एक और एग्जांपल देखिए कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई सेट लिखा है b बराबर लिखा है कि 0, ठीक है, प्लस माइनस 1 लिखा है, प्लस माइनस 2 लिखा है, प्लस माइनस 3 लिखा है, प्लस माइनस 4 लिखा है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। पहला फॉर्म कौन सा था? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से हम लोग किसमें चेंज कर सकते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म से किसमें चेंज कर सकते हैं? रोस्टर फॉर्म में। मतलब आपको एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज करिए या इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज करिए। तो b बराबर इतना लिखा है तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा है और इसको किसमें चेंज करना है? सेट बिल्डर में। तो सेट बिल्डर में लिखने के लिए आपको क्या होना चाहिए? लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। आप क्या लिखेंगे? x इज सच दैट x इज सच दैट x। अब x कैसे नंबर में बिलोंग कर रहा है? उसमें तो क्या था? नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा था, लेकिन यहाँ कहां पे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर्स में। तो आप लिखेंगे कॉमा लगा के x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, और इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन x की वैल्यू कहां तक है? मतलब अगर मैं बोलूंगा कि x वैल्यू कहां से कहां तक है, तो 0 से लेके आपका 0 से प्लस भी है, 0 से माइनस भी है। तो अगर मुझे इसको बताना हो तो क्या लिखा जाएगा? सारे प्लस वैल्यूज भी आ रही है, माइनस भी आ रही है, लेकिन 4 तक आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे क्या? x। अब x किससे छोटा? किससे छोटा? 4 से छोटा। और किससे बड़ा रहेगा? किससे बड़ा रहेगा? 0 से बड़ा रहेगा। बोलिए, 0 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। मतलब इंटीजर की बात किए हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू +4 भी हो सकती है और x की वैल्यू -4 भी हो सकती है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कोई दिक्कत? यानी +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी वीडियोस में कि आगे इसमें क्या करना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखा जाए कि क्या लिखा जाए इसमें। तो अभी तक हम लोग क्या किए थे कि देखा गया सेट थ्योरी क्या होती है, नोटेशन देखा गया, रिप्रेजेंटेशन देखा गया। रिप्रेजेंटेशन में क्या देखा गया? कौन कौन से फॉर्म देखे गए? एक सेट बिल्डर फॉर्म देखा गया और दूसरा टेबुलर फॉर्म देखा गया, ठीक है। टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, और ये सीखा गया कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन कुछ किए थे, आप कुछ और क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पहली एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, आप खुद भी ट्राई कर लीजिएगा।
और एनसीईआरटी अभी स्टार्ट करिएगा आप लोग। और जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है वो एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फ्री में होता है नेट पे। और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं एनसीईआरटी का एक पीडीएफ आपके ऐप पे डाउनलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है a इक्वल टू x इज सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 20 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब ये कह रहा है x जो होगा इंटीजर होगा, इंटीजर का मतलब पॉजिटिव वैल्यूज होगी, नेगेटिव वैल्यूज होगी और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और x इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब समझिएगा कि x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन 20 होनी चाहिए। तो x क्या क्या होगा, हमको मेनली किसके बारे में बताना रहेगा, x के बारे में। लेकिन कह रहा है कि x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 20 कब होगी, x की किस किस वैल्यू पे x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 20 होगी। तो उसको देखते हैं, उसको देखा जाए कि x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 20 कब होती है। मान लिया मैं x की वैल्यू 1 रख दिया या -1 रख दिया, तो किसी भी चीज का स्क्वायर करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो 1 का स्क्वायर 1 या -1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर जो है 20 से कम है, 20 से कम है, पहला एलिमेंट 1 हो गया। दूसरा 2 का स्क्वायर 4, वो भी 20 से कम है, 2 हो गया। तीसरा 3 का स्क्वायर 9, 20 से कम है, 3 हो गया। चौथा 4 का स्क्वायर 16, 20 से कम है, 4 हो गया। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, क्या वो 20 से कम है, नहीं। यानी कि केवल कितने एलिमेंट होंगे 1 2 3 4। अच्छा ये बताइए क्या जीरो भी होगा, हाँ जीरो भी होगा, क्योंकि इंटीजर में जीरो भी बिलोंग करता है और जीरो का स्क्वायर तो हमेशा 20 से कम होना चाहिए। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 0 1 2 3 4। कोई दिक्कत। अब चाहे इसको आपको आए कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, या आपको आए टेबुलर फॉर्म में लिखना है या रोस्टर फॉर्म में तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये कौन सा फॉर्म होता है ऊपर वाला, सेट बिल्डर एसबी, और ये कौन सा फॉर्म होता है टेबुलर फॉर्म, या इसको कह सकते हैं कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, टीआईआर, जो भी आपका मन हो। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं, हो सकता है ये आपको ध्यान से दिख ना रहा हो, छोटा लिखा गया है। लिखा है a इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 इज सच दैट n इज अ नेचुरल नंबर। n एक नेचुरल नंबर, मतलब जो पुट करेंगे n की वैल्यू वो नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए। एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 5। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 से छोटी या 5 के बराबर, मतलब 5 भी इंक्लूड होगा, 5 से छोटी या 5 के बराबर। इसका मतलब क्या होता है 5 से छोटा या 5 के बराबर, 5 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है वेदर 2/5 बिलोंग्स टू a। जैसे मान लेते हैं बिलोंग्स टू a का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लिया लिखा है a बराबर 1 2 3 4, ठीक है। अब कोई मुझसे बोलेगा कि 4 बिलोंग्स टू a, तो मैं बोलूंगा हाँ सही है, क्योंकि 4 इज द, इसको दूसरा भी फॉर्म पढ़ सकते हैं, 4 इज द एलिमेंट ऑफ a। इसको क्या पढ़ सकते हैं, लिख लीजिएगा 4 इज द एलिमेंट ऑफ a। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या बोलेंगे 4 बिलोंग्स टू a। क्या मैं ये लिख सकता हूं 5 बिलोंग्स टू a, क्या 5 इस a का एलिमेंट है, नहीं 5 इस a का एलिमेंट नहीं है। 5 इस a का एलिमेंट है क्या, 5 इस a का एलिमेंट नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे जब एलिमेंट होगा तो 4 बिलोंग्स टू a, लेकिन 5 इसका एलिमेंट नहीं है क्योंकि 5 यहाँ पे नहीं है, तो लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू a, मतलब एक क्रॉस का साइन लगाएंगे और लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू a। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या 2/5 a में बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख तो लें, तब तो पता करेंगे। कैसे पता करेंगे कि n की वैल्यू नेचुरल होनी चाहिए और 5 से छोटी, और नेचुरल नंबर कहां से होता है 1 से स्टार्ट होता है, 5 से छोटी या 5 के बराबर, तो n की वैल्यू पहले 1 रखते हैं, ऊपर 1 रखेंगे 1, नीचे 1 रखेंगे 1 1 2, तो 1/2, फिर 2 रखेंगे तो 2/2 और 1 3, फिर 3 रखेंगे 3/4, फिर 4 रखेंगे 4/5, कहां तक जाना है 5 तक, फिर 5 रखेंगे 5/6। क्या इसमें 2/5 कहीं भी आया है, बताइए क्या इसमें 2/5 कहीं भी आया है, नहीं आया है। इसका मतलब अगर 2/5 नहीं आया तो लिखेंगे 2/5 डज नॉट बिलोंग्स टू a, यानी 2/5 a का एलिमेंट नहीं है। बस इस चैप्टर में पहले एक्सरसाइज में इतनी कहानी थी। एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं आपसे, तब तक आप इसको नोट करिए और फिर आगे एक दो क्वेश्चन और डिस्कशन करते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, बस इसके बाद फाइनल हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये क्या लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है, पहले बताइए किस फॉर्म में लिखा है। ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, नहीं चिरकुटो, ये लिखा है किस फॉर्म में, टेबुलर या किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। और ये किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में।
तो मुझे इससे चेंज करके लाना है, कौन सा फॉर्म लेना है, इससे चेंज करके लाना है, रुपये मार्कर लेता हूँ, इससे चेंज करके लाना है कौन सा, हमको लाना है सेट बिल्डर, और इससे चेंज करके लाना है कौन सा लाना है, रोस्टर। ठीक है, देखते हैं कैसे चेंज होता है, अभी तक सीख चुके हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यूज है, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज है ये 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 लिखा है। अब देखिए ये एक नया पैटर्न बना रहा है, ये क्या बना रहा है, एक नया पैटर्न बना रहा है, इस पैटर्न को पहचानिए है। एन जैसे ऊपर एक है, नीचे उसका एक ज्यादा है, ऊपर 2 है, नीचे उसका एक ज्यादा है 3, यहाँ 3 है, उससे एक ज्यादा 4, 4 से एक ज्यादा 5, 5 से एक ज्यादा 6, यानी अगर ऊपर n लिखा रहेगा तो नीचे क्या लिखा रहेगा, n+1। यानी हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर चेंज करना चाहेंगे तो लिख सकते हैं x is such that x क्या, x बराबर n/n+1, क्या लिख सकते हैं, n/n+1। और ये सारे नंबर कैसे, नेचुरल नंबर, ऊपर वाले अगर n की बात करते हैं तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए आप चेक करिए इसको, अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले को एक बेसिक चीज मान लूं, इस बेसिक प्रॉपर्टी मान लूं, तो n की वैल्यू अगर 1 रखूंगा, n की वैल्यू अगर 1 रखूंगा, 1 नीचे क्या हो जाएगा 2, तो 1/2, 2 रखूंगा तो 2 + 1 3, 3 रखूंगा 3 + 1 4, 4 रखूंगा 4 + 1 5, 5 रखूंगा 5 + 1 6। कोई दिक्कत, यानी ये हमारा किस फॉर्म से इस फॉर्म में, इस फॉर्म में चेंज हो गया, या इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन, ये वाला, यानी इससे ये भी मिल सकता है, इससे ये भी मिल सकता है, वही चीज यहाँ पे भी हो गई है, कोई दिक्कत। ठीक, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, a = x is such that x is an integer and -3 x जो है वो माइनस, देखिएगा ध्यान से, यहाँ बहुत ध्यान से बात है क्योंकि आपके लिए नई नई चीजें आ रही हैं। x की वैल्यू जो है वो -3 से बड़ी है और -3 के बराबर भी है और 7 से छोटी है, मतलब -3 इंक्लूड होगा, -3 इंक्लूड होगा। अगर ये वाला साइन रहता है तो इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन अगर ये वाला साइन होता है तो इंक्लूड होता है, ये वाला साइन होता है तो इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन अगर ये वाला साइन दोनों मिला के होगा तो इंक्लूड होगा। यानी x इस तरह से कोई इंटीजर है कि x की वैल्यू -3 और 7 के बीच में है, यानी अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो -3 इंक्लूड होगा। अब इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर होते हैं। ठीक, -3 के बाद क्या आता है, -2, -2 के बाद क्या आएगा, -1, -1 के बाद क्या आएगा 0, क्योंकि इंटीजर की बात की गई है। फिर क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर देखिए जगह कम पड़ी है मैं इधर लिख दे रहा हूं, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। 7 इंक्लूड होगा क्या, नहीं 7 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि देखिए 7 से छोटी वैल्यू है, 7 से छोटी। देखिए यहाँ क्यों इंक्लूड किए थे, क्योंकि यहाँ पे 3 से बड़ी है, 3 के बराबर है, लेकिन यहाँ 7 से छोटी है तो 7 इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई दिक्कत। अब पहले एक्सरसाइज को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, थ्योरी भी अच्छे से हम लोग पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लगा चुके हैं। अब कुछ हाथ क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर उसमें आपको दिक्कत होती है तो पर्सनल कमेंट कर सकते हैं, और या तो हम ऐप पे जाके वहां पे बता सकते हैं कि हाँ सर इस चीज में दिक्कत हो रही है, ये पूछ बता दीजिए। ठीक, बाकी आपका चैप्टर क्लियर है। मिलते हैं गाइस, थैंक यू क्लास।